एक बार फिर बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने अध्याय 1 का पार्ट फर्स्ट जंतु जगत के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का अध्याय 1 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का जो टॉपिक है अपना वो है जीवधारियों का नामकरण। जीवधारियों में नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में हम आज समझेंगे। जीवधारियों का नामकरण किस तरह से किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं जीवधारियों का नामकरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीवधारियों का नामकरण। देखिए, नामकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि प्रकृति में लाखों प्रकार के पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं जिन्हें विभिन्न देशों, राज्यों एवं स्थानों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यानी कि प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु, इसकी हम अगर परिभाषा लिखें तो देखिए इस तरह से, प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। प्रकृति में लाखों प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना व पहचाना जाता है। भिन्न भिन्न नामों से, जो असंख्य प्रकृति में असंख्य लाखों प्रकार के जो जीव जंतु उन्हें भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना पहचाना जाता है। इनके जो नाम है स्थानीय नाम, इसको वर्नाक्युलर नाम भी हम कहते हैं। जो वहाँ का लोकल नेम होता है किसी जीव जंतु का, वो उसका वर्नाक्युलर नेम यानी स्थानीय नाम कहलाता है। और असंख्य जो जीव जंतु है, अन्य देशों में जो जीव जंतु है, अन्य प्रदेशों में जीव जंतु है, वो सब अपने अपने प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब वहाँ की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं भी अलग अलग होती है। अलग अलग भाषाएं होने के कारण इनको भिन्न भिन्न नामों से भी बोला जाता है, जिसके कारण इनको पहचानना आसान नहीं होता है। अपने यहाँ मध्य प्रदेश का जंतु आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, जापान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो बहुत सारी इस तरह की भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए ही जीवधारियों के नामकरण की पद्धति लागू की गई, ताकि इन जीवधारियों का नाम एक समान हो, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन जीवधारियों को आसानी से पहचाना जा सके। उदाहरण के लिए, जैसे घरों में पाई जाने वाली जो चिड़िया होती है, उस चिड़िया को हम गौरैया बोलते हैं, गौरैया चिड़िया, जो कि उत्तर भारत में गौरैया के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसी चिड़िया को आंध्र प्रदेश में पिच्चुका के नाम से जानते हैं, गौरैया। ये गौरैया चिड़िया आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है?
आंध्र प्रदेश में ये पिच्चुका, उत्तर भारत में यही चिड़िया गौरैया के नाम से जानी जाती है और आंध्र प्रदेश में ये पिच्चुका के नाम से जानी जाती है, जबकि जापान में इसको सुजून कहते हैं। इसी चिड़िया को जापान में क्या कहते हैं? सुजून। इसी चिड़िया को जापान में सुजून के नाम से जाना जाता है। अब इन जंतुओं की जो पहचान है आसान हो सके, क्योंकि अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है, तो इन जंतुओं की पहचान आसान हो सके इसके लिए इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको जो नाम है वो एक समान नाम रखे गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके नाम, जिन नामों से इनको जाना जाता है उन नामों को वैज्ञानिक नाम हम कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन जंतुओं के नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनके वैज्ञानिक नाम कहलाते हैं। उन नामों को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम, जिस नाम से जाने जाते हैं उनको वैज्ञानिक नाम कहते हैं। अब ये तो एक नामकरण की परिभाषा हुई कि जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, उनको पहचानने के लिए, आसानी से पहचानने के लिए उनके नामकरण की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं कि नामकरण के क्या लाभ है। तो नामकरण करने के क्या लाभ है? नामकरण का होता लाभ, पहला लाभ होता है नामकरण के लाभ। नामकरण का जो पहला लाभ है कि विभिन्न स्थानों पर इनकी पहचान आसानी से की जा सके। आसानी से की जा सके विभिन्न स्थानों पर। और दूसरा जो इसका लाभ है कि इन जंतुओं को सभी भाषाओं में जो नाम बोला जाता है वो एक समान हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके नाम एक समान हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके समान नाम होते हैं। तो ये दो नामकरण के लाभ हैं कि सभी भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नामकरण हो, एक समान नाम से जाने जाए। अब नामकरण के लाभ के पश्चात नामकरण की जो पद्धति है कि किस तरह से जीवों का नामकरण किया जाता है, ये तो हो गई नामकरण की परिभाषा और नामकरण के लाभ। अब अपन जानेंगे कि नामकरण की क्या पद्धति होती है। तो नामकरण की दो पद्धतियां हैं, द्विनामकरण पद्धति और त्रिनामकरण पद्धति। नामकरण की पद्धति।
नामकरण की पद्धतियां ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से। नंबर 1 द्विनामकरण पद्धति और नंबर 2 त्रिनामकरण पद्धति। ये दो प्रकार की नामकरण की पद्धतियां है, द्विनामकरण पद्धति और त्रिनामकरण पद्धति। अब द्विनामकरण पद्धति क्या होती है इसके बारे में समझेंगे कि जो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1753 में, किसने? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1753 में अपनी जो पुस्तक थी, अपनी पुस्तक स्पेसीज प्लांटेरम, उनकी एक पुस्तक थी स्पेसीज प्लांटेरम। इस स्पेसीज प्लांटेरम में द्विनाम पद्धति का वर्णन किया था। अब जो लिनियस के जो अनुसार जो प्रथम नाम होता है, द्विनाम पद्धति का वर्णन कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पेसीज प्लांटेरम में किया था, जिसके अनुसार जो प्रथम नाम होता है जंतुओं का, प्रथम नाम उसके वंश से होता है और द्वितीय नाम उसकी जाति से। तो जंतुओं का जो प्रथम नाम है उसके वंश से लिया जाता है और द्वितीय नाम उसकी जाति से लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आलू का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वनस्पतिक नाम जैसे आलू का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। अब ये दो नामों से मिलकर बना है ट्यूबरोसम। ये दो नामों से मिलकर बना है कि जो पहला इसका क्या है, ये इसका वंश है और ये उसकी जाति है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नाम है। अगर अपन किसी अन्य दूसरे देश में अगर इसको आलू को आलू के नाम से अगर कहेंगे तो इसको पहचानना मुश्किल होगा, इसलिए इनके अंतर्राष्ट्रीय नाम रखे गए। अंतर्राष्ट्रीय नामों में पहले वंश को लिया जाता है और दूसरा उसकी जाति को लिया जाता है कि प्रथम जो नाम होता है उसका वंश से होता है और द्वितीय नाम जो होता है उसकी जाति से होता है। तो ये द्विनाम पद्धति के बारे में आपको आज समझाया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो नामकरण की जो तीसरी पद्धति है, दूसरी जो पद्धति है, इसको कहेंगे त्रिनाम पद्धति, उसका वर्णन समझेंगे। इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट करते चले, एक एक टॉपिक को, और इनका रिवाइज यानी रिवीजन करते रहे।